जय हिंद एवन। दी शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू शुभम शिक्षा। कैसे हैं आप सभी और कैसा बीता आपका दीपावली? सॉरी एवरीवन कि मैं कल लाइव नहीं आ पाया था आप लोग को चिल्ड्रन डे विश करने के लिए, और ना ही उससे एक दिन पहले भी आ पाया। ठीक है, वीडियो थोड़ा दिक्कत हो रही थी बिकॉज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। कोई बात नहीं, हम लोग आपसे पढ़ेंगे फिर से। ठीक है, आई एम बैक विद द न्यू पावर ऑफ लाइट। अच्छा दिवाली सिर्फ पटाखे जलाने के लिए नहीं होते हैं, अपने निगेटिविटी को जलाने के लिए भी होती है। जिस तरह से होलिका दहन होती है ना, उस तरह से। तो निगेटिविटी खत्म करके विद द फुल पावर एंड एनर्जी आई एम बैक विद द न्यू सीरीज। नहीं, न्यू सीरीज क्या है? न्यू सीरीज तो यही है कि जो चल रहा है साइंस का हम लोग का पहले से, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मेटल एंड नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल, कार्बन एंड कंपाउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, आवर इन्वायरमेंट। हमने टोटल इतना खत्म कर रखा है। अभी जो साइंस में हम लोग का बचा हुआ है दोस्त, वो बचा हुआ है एसिड बेस एंड साल्ट, लाइट, ह्यूमन आई, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस और रिप्रोडक्शन। लेकिन ठीक से देखा जाए तो मैंने लाइट पूरा पढ़ा रखा है, ह्यूमन आई पूरा पढ़ा रखा है, लाइफ प्रोसेस पूरा पढ़ा रखा है। तो बच गया सिर्फ 3 चैप्टर, एसिड बेस एंड साल्ट, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी। तो हेरिडिटी तो आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा 2 चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन और एसिड बेस एंड साल्ट। उसको भी जल्द ही जल्द ख़त्म करने की कोशिश किया जाएगा। एंड बिफोर दिसंबर वी हैव टू फिनिश मैथ्स एंड साइंस ऑल्सो। मैथ और साइंस को हम लोग क्या करेंगे, नवंबर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, पूरा जोरदार कोशिश करेंगे। जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसी नोट के साथ शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। इसमें चैप्टर जो पढ़ रहा है ना, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि आपका चैप्टर 9 है, वो मेरे हिसाब से सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब इसलिए बिकॉज एक ज़माने में इस चैप्टर का रॉब हुआ करता था। अब तो आपका सिलेबस घटा दिया गया, इवोल्यूशन हटा दिया गया। नहीं तो इस चैप्टर को समझना इतना भी आसान नहीं है, और इस चैप्टर को जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये डेली लाइफ से रिलेटेड है। इसे जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही ये लेंदी थोड़ा दिखता है। लेकिन लेंदी दिखेगा नहीं बिकॉज आप शुभम कुमार पांडे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं कोई पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए यह क्या है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल दैट आर सिमिलर बट सबटली डिफरेंट। अब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है, चूँकि मैंने अभी रिप्रोडक्शन पढ़ाया नहीं है तो मैं उस पर डीपली नहीं जाऊँगा बिकॉज पढ़ा रहा था तो बोलते कि अच्छा जैसे मैंने बताया था। अब तो मैं बोल नहीं सकता ऐसा, कोई बात नहीं, इसको पढ़ा दिया जाएगा जल्द ही जल्द। ठीक है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल दैट आर सिमिलर बट सबटली डिफरेंट। अब जानते हैं कि जितने भी रिप्रोडक्शन से होते हैं, जो एनिमल, जो जंतु या फिर हम लोग जो रिप्रोडक्शन द्वारा होते हैं, एक बात हम लोग को नोटिस करने की बात है ये है कि मेरा जो फेस है आपसे अलग है, आपका जो फेस है आपके दूसरे कोई दोस्त से अलग होगा। तो क्या होता है, सबटली डिफरेंट होता है। हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस इवन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये और भी जानने की बात ये है कि देखिएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझते हैं ना आप, उतना भी तो आप 9th 8th में पढ़े होंगे ना। ठीक है, देखिएगा, बच्चे तो बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं चैप्टर को। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जिसमें कि ओनली वन पेरेंट आर रिक्वायर्ड, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलता है, लेकिन मिनिमम वेरिएशन मिलता है। बट एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उतना वेरिएशन राइज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं घूमने गए और आप देखे क्या, एक राइस का पूरा खेत है जिसमें कि पूरा के पूरा धान लगा हुआ है। ठीक है, तो आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सा धान दूसरे से अलग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। लेकिन एक भीड़ में आप 50 आदमी का फेस अलग अलग पा करके सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन वही धान में बोल दिया जाए कि आप जाके चौथा नंबर धान लेके आइए, जिस धान का मतलब समझ रहे हैं, इसमें बहुत कम डिफरेंस दिखते हैं। लेकिन वही हम लोग में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कितना ज़्यादा वेरिएशन दिखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए इसमें एग्जांपल क्या दिखा है कि इफ़ वी ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर केन वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल प्लांट। और हम लोग एक गन्ने के खेत को देखते हैं तो हमें बहुत कम दिखाई देता है ऐसा कि कुछ कुछ प्लांट छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, लेकिन एक बहुत सारे जो वेरिएशन दिखता ही नहीं, उसमें बहुत कम दिखता है। बट in a number of animal including human being which reproduce sexually quite distinct variation are visible among different individual। जो कि हम लोग सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि आप कितना हम लोग में वेरिएशन है, कितना क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन हम लोगों को देखने को मिलता है।
ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग एकोमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। देखिए कि वेरिएशन जो है वो कैसे आता है वो देखिएगा। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सब्टल चेंज इन इट। जैसे कि मान लीजिए इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो अपने ऊपर से मतलब कि जैसे कि मैं लिया अपने पापा से, मेरे पापा लिए होंगे मेरे दादाजी से, तो क्या होता है जो इनहेरिट करते आ रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टी अपना, वो देखिए क्या होता है। जैसे देखिए इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ, क्या करता है हमें एक बेसिक बॉडी डिजाइन भी देता है और साथ साथ कुछ चेंज भी देता है, ठीक है, किसको, नेक्स्ट जनरेशन को, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन टर्न रिप्रोड्यूसेस। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन जो है किस दो के कोई कॉमन बेसिक डिजाइन भी दिया और कुछ चेंज भी दिया, तो क्या होगा जब ये फिर रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, उसका बारे में हम लोग को पढ़ना है। समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये हमारा पेरेंट, क्या है, पेरेंट जनरेशन, ठीक है, ठीक है, पेरेंट जनरेशन। ये हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन F1, ये हो गया हमारा सेकेंड जनरेशन F2, ठीक है। एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, पहला जनरेशन ने क्या दिया, दोनों को बेसिक बॉडी डिजाइन दिया, साथ में क्या चीज़ दिया, इस वाले जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन के पहले बॉडी में रेड कलर का हेड है और सेकेंड वाले में ग्रीन कलर का फुट है, ठीक है। तो अब जब इस रेड कलर वाले जो जनरेशन के जो बॉडी हैं वो जो रिप्रोड्यूस करेगा तो रेड वाला तो देगा ही देगा, साथ में वो बॉडी डिजाइन भी देगा, लेकिन साथ में कुछ अलग चेंज भी देगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चेंज है और यहाँ पे ये वाला चेंज है कि नहीं। उसी तरह जिसमें ग्रीन था, जिसमें जिसका जो पैर था वो ग्रीन था, तो जब इसका ये जो खुद रिप्रोड्यूस करेगा तो कॉमन बॉडी डिजाइन तो देगा ही देगा, साथ में ये वाला तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा कुछ माइनर चेंज देगा। वो चेंज ये दिया कि ये पूरा क्या हो गया, ग्रीन से चेंज हो गया, और इसका क्या है, कुछ ना कुछ इसमें चेंज होना चाहिए, लेकिन फिगर में थोड़ा एरर है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो वही बात क्या हुआ कि द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंस। यहाँ समझिएगा बात क्या है। जब पहला जनरेशन होता है उसको क्या मिलता है, द सेकेंड जनरेशन, पहला जनरेशन में क्या होता है, वही जो चेंज होता है जो कि सेकेंड जनरेशन को मिलता है। हम लोग जो, जैसे कि समझिएगा कोई पेरेंट वन है, वो जो रिप्रोड्यूस किया दूसरे को कुछ उसका बॉडी डिजाइन दिया, साथ में कुछ चेंज दे दिया, प्लस एक्स चेंज दे दिया। तो दोस्त जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो अपने जो इसका बेबी होगा उसको एक्स तो देगा ही देगा, साथ में कुछ और उसको चेंज हो जाएगा, ठीक है। वही बात है, जब उसका बेबी जब मान लीजिए वाई चेंज हो गया, जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो एक्स देगा ही देगा, वाई देगा ही देगा, साथ में जेड भी दे देगा, कुछ अलग तरह का दे देगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेज दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन जो है उसमें जो डिफरेंस है वो फर्स्ट जनरेशन से लिया हुआ होगा, साथ में क्या है, साथ में न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस भी होंगे, जो कि डिफरेंस जो है नया प्रोड्यूस हुआ। इसे यहाँ पे समझिएगा, ये फर्स्ट जनरेशन से जो सेकेंड जनरेशन हुए हैं उनमें जो रेड वाला डिफरेंस था वो है ही, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डिफरेंस जो कि ये वाला दिख रहा है आपको, और ये वाला जो है एक्स्ट्रा डिफरेंस उसमें आ गया है, ठीक है। इफ़ वन बैक्टीरियम डिवाइड एंड देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, अगर एक बैक्टीरियम जो है डिवाइड होता है जो दो बैक्टीरिया में, अगर वो दो बैक्टीरिया खुद आप आगे डिवाइड होता है, देन द फोर इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर। तो ये चारों जो इंडिविजुअल होंगे वो करीब करीब काफ़ी सिमिलर होंगे। देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन देम, उसमें बहुत कम सा डिफरेंस होगा, जनरेटेड ड्यू टू अ स्मॉल इनइक्वालिटीज इन डीएनए कॉपिंग। डीएनए की कॉपी के दौरान बहुत स्मॉल इनएक्यूरेसी के कारण उनमें बहुत कम जो होगा डिफरेंस होगा, बाकी सब डिफरेंसेस बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बाकी सब सिमिलर होगा, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस उसमें आएगा, किसमें, बैक्टीरिया में। हाउएवर इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व हुआ रहता देन इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेट, हो सकता था कि इससे अलग डाइवर्सिटी भी जनरेट हो जाए। एज वेल एज वी विल सी व्हेन वी डिस्कस विद द रूल ऑफ इनहेरिटेंस, कि अगर ऐसा भी हो सकता था कि बैक्टीरिया के अलावा कुछ और भी बन जाए। जैसे कि समझिए, आप सुनते होंगे ऐसा कि हमारे जो पूर्वज थे वो मंकी थे, सुनते हैं ना, अरे सुना है ना, कि जो हमारे पूर्वज थे क्या थे, मंकी थे। तो मंकी से हम लोग यहाँ पे आए हैं, किसके द्वारा है, इवोल्यूशन के द्वारा आए हैं। किसके द्वारा आए हैं, इवोल्यूशन के द्वारा आए हैं। इसलिए चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग एक मंकी से आज ह्यूमन में आ गए हैं ड्यू टू इवोल्यूशन। लेकिन चूंकि आपको इवोल्यूशन पढ़ना नहीं है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे ही नहीं करेंगे, ठीक है।
हम लोग को बस इतना पढ़ना है कि आखिर जो वेरिएशन देखते हैं कि मेरा चेहरा आपका चेहरा में इतना अंतर क्यों है, उसका अंतर क्यों है, ये पढ़ना है हम लोग को। दूसरा बात कि जैसे मान लीजिए कि अगर कि मेरे पापा का कुछ है तो वो मेरे को भी होगा, उसके अलावा कुछ और भी डिफरेंस मेरे में आएंगे, और मेरा जो बेबी होगा उसमें मेरे पापा के दिया हुआ तो होगा ही होगा, मेरा दिया हुआ होगा ही होगा, उसके अलावा कुछ और उसमें डाइवर्सिटीज उसमें आएंगे। जैसे कि समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखिएगा क्या है। अच्छा, आगे समझाऊंगा आपके आगे, ठीक है। डू ऑल दिस वेरिएशन इन स्पेसिफिक हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइविंग इन द इन्वायरमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्फ। जैसे मान लीजिएगा, इनको समझिएगा, ये पेरेंट है, इनको है ना 30 डिग्री टेम्परेचर बर्दाश्त करने का आदत था, ठीक है। अपने बच्चे को जब जन्म दिए तो इसमें कुछ डिफरेंस आ गया, तो इस क्या है ना 35 डिग्री को झेल सकता है, ठीक है। अच्छा, जब ये चेंज हुआ ना तो इतना हो गया कि ये लोग 10 डिग्री में ही, मतलब 10 डिग्री के अलावा ये लोग झेल नहीं सकता है। तो क्या इनके बचने का चांस है क्या? नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो 30 डिग्री की मेंटेन है। तो 30 डिग्री पे इनके पेरेंट को दिक्कत नहीं हुआ, 35 पे इनको दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन 10 डिग्री तो काफ़ी मेजर डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस पे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से ऐसा होता है कि जब जब दो ऑर्गेनिज्म या दो से अधिक रिप्रोड्यूस होते हैं आगे जा करके, तो एक जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ इतना वेरिएशन आ जाता है कि वो सर्वाइव करना उसको मुश्किल होता है। इसलिए लिखा हुआ है कि क्या सभी वेरिएशन जो है स्पेसिफिक का इक्वल चांस है सर्वाइव करने का, तो आंसर क्या है? ऑब्वियसली नॉट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। जैसे कि जिस इन्वायरमेंट में वो प्रोड्यूस हुए हैं, जिस इन्वायरमेंट में क्या बोलते हैं उनका, वुड हैव, जैसे समझिएगा क्या था कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, उनका वेरिएशन कैसा था, डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट चांस ऑफ काइंड ऑफ एडवांटेज, उनका अलग अलग एडवांटेज। जैसे देखिएगा, बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव। अगर जिस बैक्टीरिया का हीट सहने का क्षमता होगा, वो जब लू चलेगा वो आराम से जिंदा रह जाएगा। वहीं बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस होने के बाद जिसको कि सर्वाइव करने का चांस बहुत कम हो जाएगा अगर वो हीट एब्जॉर्व करना नहीं उसका पॉसिबल नहीं होगा। तब समझ गए? चलिए, तो हम लोग को पढ़ना है हेरिडिटी। देखिएगा क्या है, द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन। जैसे देखिएगा, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का सबसे जो स्टिल रिमेन द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन, एक डिजाइन का सिमिलर डिजाइन का जो क्या होता है, ऑब्वियस आउटकम आता है। द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेबल इनहेरिटेड। कैसे हमारे हमारा जो गुण सुनते हो ना, गुण, कि इसमें बाप का गुण है, इसमें लक्षण बाप का लक्षण है, इसमें माँ का लक्षण है, सुनते हैं ना ऐसा कि गुण पापा का गुण है इसके अंदर, ये पापा पे गया है, मम्मी पे गया है। तो ये जो ट्रेट है और ये जो करेक्टरिस्टिक है वो कैसे इनहेरिटेड होता है, कैसे उस जनरेशन से इस जनरेशन में आता है, हम लोग को हेरिडिटी में इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स, किस प्रोसेस के द्वारा जो ट्रेट है, करेक्टरिस्टिक है, वो रिलेबल है इनहेरिटेड करके, ठीक है। इस कारण हमको पढ़ना है हेरिडिटी में, ठीक है। चलिए पहला पढ़ते हैं इनहेरिटेड ट्रेड, जो कि क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। हम लोग क्या समझते हैं सिमिलरिटी या डिफरेंसेस है। वी नो डैट अ चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बींग। अब एक चाइल्ड जो होता है ह्यूमन बींग का सारा बेसिक फीचर्स के पास होता है, आँख होता है, कान होता है, नाक होता है, मुंह होता है, सब होता है। हाउएवर इट डज नॉट लुक लाइक एग्जैक्टली इट्स पेरेंट। तो क्यों ऐसा नहीं होता है कि वो अपने पेरेंट की तरह नहीं दिखता है? एंड ह्यूमन पॉपुलेशन हुआ ग्रेट डिलेवरेशन। ऐसा क्यों होता है कि जो दुनिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबका जो है डिलेवरेशन, सबका अलग अलग चेहरा है, ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए 9.2.2 में क्या कहता है, जैसे यहाँ पे समझिएगा, इसे यहाँ पे फिगर में देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे इसका कान देखिए क्या है, इसका स्किन से हटा हुआ है, इसका कान देखिए क्या है, स्किन पे से हटा हुआ है। तो ये दोनों क्या है, वेरिएशन ही तो है ना। अरे वेरिएशन ही तो होंगे। हो सकता है कि इसको सुनने का क्षमता दोनों का अलग अलग हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसमें क्या है, वेरिएशन है। तो इस वेरिएशन में जीना पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है उस समय के वेरिएशन पे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा, एक होता है सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। आखिर वेरिएशन का जो है वो क्यों होता है, ठीक है। जैसे समझिएगा कि न्यू वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म में अराइज ड्यू टू देयर जेनेटिक वेरिएशन है लाइंग इन द फाउंडेशन ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए
हम लोग पढ़ना क्या है, रूल ऑफ इनहेरिटेंस ट्रेट बाय मेंडल कंट्रीब्यूशन। अब मेंडल साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था ना, उसके बारे में पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ऐसे मान लिया आपको कोई पूछा जाए कि आखिर वेरिएशन का क्या फ़ायदा है, तो पहला बात आइडेंटिफिकेशन, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जल्दी किसी एक दूसरे को। अच्छा, खामियां देख सकते हैं उसमें, इसमें खामियां क्या है, मान लीजिए कि ऐसा कोई रोग होता है जिसके कारण ये स्किन हटा हुआ है और हमेशा स्किन हटा हुआ रहता है, तो ये क्या है, वेरिएशन हमें क्या दिखाएगा कि इसको कोई ना कोई बीमारी है। तो हम लोग क्या होता है, वेरिएशन से हम लोग समझ पाते हैं कि बेचारा ये जो है सर्वाइव कर पाया कि नहीं। और जो वेरिएशन होता है ना, वेरिएशन इज़ द बेसिक ऑफ हेरिडिटी। वेरिएशन क्या है, हेरिडिटी का बेसिक है, ठीक है। वेरिएशन क्या है, हेरिडिटी का जो है बेसिक है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं थोड़ा मेंडल साहब के कंट्रीब्यूशन के बारे में। देखिए क्या है, द रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड द मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। जो रूल ऑफ इनहेरिटेंस है ना, वो क्या बोलता है कि जो ह्यूमन बीइंग में जितना भी ट्रेट हैं वो क्या है, फादर और मदर से लिया गया, कंट्रीब्यूट किया हुआ इक्वल ट्रेट है, इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल द्वारा बनाया गया है, ठीक है। रूल ऑफ इनहेरिटेंस, रूल फॉर इनहेरिटेंस क्या कहता है कि ह्यूमन बींग के अंदर जो जो भी ट्रेट आपको दिखता है वो फादर और मदर दोनों का क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल द्वारा उसके अंदर होता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंट एंड मैटरनल डीएनए। डीएनए जो कॉपिंग होती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक, उसमें क्या होता है कि दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट, हर एक ट्रेट में फादर और मदर दोनों का जो होता है डीएनए का उसमें इन्फ्लुएंस रहता है। दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी टू वर्जन ऑफ ईच चाइल्ड, टू वर्जन इन ईच चाइल्ड, सॉरी। हर एक ट्रेट में, हर एक चाइल्ड के हर एक ट्रेट में दो वर्जन सम्मिलित होंगे। व्हाट विल देन द ट्रेट सीन इन द चाइल्ड बी, तो फिर जो ट्रेट है दिखता किसका है, तो मेंडल जो है इनके बारे में बताना शुरू किए, समझते हैं इसके बारे में। तो मेंडल यूज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गार्डन पी, राउंड, रिंकल, सीड, टॉल, शॉर्ट, प्लांट, वाइट, वायलेंट फ्लावर, फलाना ढिमकाना, जो है क्या किए मेंडल साहब ने, क्या किया कि एक पी प्लांट को चुना। क्या चुना, पी प्लांट को चुना। पी मतलब क्या होता है, मटर, मटर, मटर बे मटर, मटर के प्लांट को चुना। अच्छा, पहले बात क्वेश्चन आता है कि सर मटर के प्लांट को क्यों चुना भाई। तो मटर के प्लांट को इसलिए चुना बिकॉज वो जल्दी ग्रो करता है, उस पर शोध करना आसान होता। उसके बाद क्या होता है, पी प्लांट जो होता है कैन बी क्रॉस्ड और सेल्फ पोलिनेटेड एंड हैव अ फ्लावर स्ट्रक्चर दैट लिमिट एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट। उसमें क्या होता है, जल्दी क्रॉस क्रॉस ब्रीडिंग हो पाता है। उसके बाद क्या है, जो पी का गार्डन है उसको, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है कि मान लीजिए कि एक पी प्लांट जो है लंबा है, दूसरा छोटा है, उसको आराम से पहचाना जा सकता है। किसी का सीड रिंकल्ड है, किसी का सीड जो है सीड में धुंधला लगा हुआ है, ऐसा थोड़ा रिंकल्ड है, ठीक है। या किसी का जो कौन, कोई ग्रीन है कोई येलो है, ये भी पहचाना जा सकता है। तो ये सब क्या था, इसी के लिए उन्होंने क्या किया, एक पी प्लांट को चुना और उसमें उन्होंने क्या किया, रिसर्च शुरू करा। इसमें क्या करा उन्होंने, इन द फर्स्ट प्लेस देर वेर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक इन द फर्स्ट जनरेशन, और फोर्थ जनरेशन नो मीडियम हाइट प्लान। इसे समझिए क्या हुआ। अगर आप इनसेट पढ़ने जाइएगा तो आपको इतना कन्फ्यूजिंग लगेगा, यहाँ से यहाँ तक इतना कन्फ्यूजिंग लगेगा, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अभी पहले तो इसको पढ़ के समझाता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि मेरे जो स्टडी मटेरियल है उसमें इसको कैसे समझाया गया है, ताकि बच्चे कैसे आसानी से समझ सकते हैं बिना इतना दिमाग पे जोर लगाए हुए। बिकॉज आपको पीएचडी थोड़ी ना करना है यार, आपको समझना है ना, समझिए। उन्होंने क्या किया, एक क्या किया, टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया। इस टॉल प्लांट में दोनों का जो फादर का जीन था वो टॉल था, मदर का जीन भी था टॉल था। दूसरे प्लांट में क्या किया, टी टी स्मॉल प्लांट लिया, लार्ज प्लांट को टी से डिनोट किया, कैपिटल टी से, स्मॉल प्लांट को डिनोट किया स्मॉल टी से। इसमें क्या हुआ, ये फादर का ट्रेट हो गया और ये मदर का ट्रेट हो गया। एक प्लांट ये हो गया, एक प्लांट ये होगा। क्या किया इन्होंने, दोनों को क्रॉस ब्रीड करवाया। जब क्रॉस ब्रीड करवाया तो क्या देखा कि चारों के चारों पेड़ जो है चारों टॉल हो गए, कोई शॉर्ट हुआ ही नहीं। अरे भाई, जब हमने एक टॉल प्लांट एक शॉर्ट प्लांट को क्रॉस करवाया तो आखिर शॉर्ट प्लांट गया कहाँ, सब तो सब टॉल आ गए, शॉर्ट आखिर गया कहाँ, तो ऑल प्लांट वेयर टॉल। दिस मीन्स दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज सीन, नॉट सम मिक्सचर ऑफ टू। कहने मतलब क्या है कि ऑल प्लांट वेयर टॉल, सभी प्लांट टॉल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने क्या समझा कि जगह टॉल टॉल जो था, यानी इसमें जो है सिर्फ एक जो है अपना
इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, दूसरा का कोई काम नहीं करने दे रहा है। मतलब कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस किया होगा, तो जैसे जब ऐसा टी आया होगा तो क्या कर दिया, ये स्मॉल टी को कुछ वैल्यू नहीं दिया और अपना धौंस जमाने लगा, यानी कैपिटल टू टी क्या कर दिया, अपना एक डोमिनेंस दिखाने लगा, अपना एक वर्चस्व दिखाने लगा। इसलिए कैपिटल टी को क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट, और स्मॉल टी को क्या बोलते हैं, रिसेसिव ट्रेट। So the next question was where the tall plant in the F1 generation exactly the same as the tall plant of parent generation। क्या जो पहला जनरेशन में जो टॉल प्लांट था जिसको रिएक्ट करवाया गया, जिसको कि ब्रीड करवाया गया था, क्या उसी तरह के टॉल प्लांट मिले थे? मेंडेलियन experiment test this by getting both the parental plant and the F1 plant tall plant to reproduce by self pollination। उन्होंने क्या कराया, जो पहले के जो प्लांट थे और जो अभी जो प्लांट मिले हैं उसको क्या करवाया उन्होंने, सेल्फ पॉलिनेट करवाया, यानी आपस में क्या करवा दिया, क्रॉस ब्रीड करवा के देखा। करवाया तो क्या पाया कि तीन प्लांट जो थे ना, तीन प्लांट वो हमें क्या मिले, टॉल टॉल मिल गए और एक स्मॉल प्लांट भी मिल गया। अब इनका फिर दिमाग चौंका कि भाई जब हम लोग किसी दो प्लांट को टॉल स्मॉल को क्रॉस करवा रहे थे तो चारों टॉल मिल रहा था, जब एक टॉल को उठाया पहला जनरेशन का और दूसरा जनरेशन के एक को उठाया तो हमें एक शॉर्ट प्लांट ही मिल गया। तो आखिर शॉर्ट प्लांट गया कहाँ था बीच में, ठीक है। तो द प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट आर ऑफ कोर्स एट टॉल, हाउएवर द सेकेंड जनरेशन और F2 जनरेशन, जो सेकेंड जनरेशन का डिवीजन करवाया था उन्होंने, प्रोजेनी ऑफ द फर्स्ट F1 tall plant are not all tall, instead 1/4 of them are short। अब क्या हुआ कि एक चौथाई जो थे सो छोटे हो गए, बाकी सब टॉल थे। दिस इंडिकेट दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट वेयर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट। जो फर्स्ट एंड टॉल होने का और स्मॉल होने का जो भी ट्रेट था वो फर्स्ट में ही निर्धारित करता था। 10 2 कॉपीज ऑफ ईच ट्रेट एंड इनहेरिटेड, क्या होता था कि हमेशा दो कॉपी क्या होता था, इनहेरिट होता था। उस दो कॉपी में जैसे मान लीजिए ये दो इनहेरिट हुआ पेरेंटल से, इस दो में से जो ताकतवर होगा वैसा अपना कैरेक्टर शो करेगा। मतलब मान लीजिए कि फादर का ट्रेट कैपिटल टी है और मदर का ट्रेट स्मॉल टी है, तो जो मजबूत होगा वो अपना धौंस जमाएगा, तो प्लांट को क्या कर दिया, प्लांट को क्या करवा दिया, टॉल करवा दिया। लेकिन वहीं अगर फादर का स्मॉल टी था और मदर का भी स्मॉल टी था तो ये दोनों तो आपस में रिसेसिव थे, तो आराम से क्या हो गए, शॉर्ट प्लांट हो गए। लेकिन जहाँ भी टॉल स्मॉल का बात हो रहा था, टॉल अपना धौंस जमा करके पूरा प्लांट को टॉल करवा देता था। समझ गए? तो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट विद द जम्पसन एज शोन। ठीक है, इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी टॉल प्लांट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या पाया गया कि यार दोनों जो क्या है कैपिटल टी तब भी टॉल बनेंगे और कैपिटल टी स्मॉल टी हैं तब भी टॉल बनेंगे, वाइल ओनली टी जब स्मॉल टी रहेंगे इज अ शॉर्ट प्लांट। इन अदर वर्ड अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी क्या होता है, कैपिटल टी का एक कॉपी इनफ है, बहुत इनफ है, मेक द प्लांट टॉल। प्लांट को लंबा करने में सिर्फ एक कैपिटल टी जो है वही काफ़ी है, स्मॉल टी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वाइल बोथ कॉपी हैव टू हैव टी फॉर प्लांट टू बी शॉर्ट, लेकिन शॉर्ट होने के लिए दोनों ट्रेड को स्मॉल टी होगा तभी जाके शॉर्ट होता। लेकिन टॉल होने के लिए कोई एक भी अगर कैपिटल टी है तो उसको टॉल बना देगा। Traits like capital T are called dominant trait while those who behave like capital T small t are recessive trait। यानी कि जो डोमिनेंट दिखा रहा है, अपना ताकत दिखा रहा है, वो कैपिटल टी है इसलिए बोलते हैं इसको डोमिनेंट ट्रेट, और जो दब के रहा है स्मॉल टी उसको बोलते हैं हम लोग रिसेसिव ट्रेट। यानी कि जब भी रिप्रोडक्शन होता होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जीन आपस में आते होंगे, लेकिन धौंस जमा के कैपिटल टी आगे बढ़ जाता होगा और पी प्लांट को क्या करता होगा, लंबा कर देता होगा। लेकिन वहीं एक बार ऐसा मौका मिलता है इसको कि स्मॉल टी बना ले, तब ये पी प्लांट क्या हो जाएगा, छोटा प्लांट हो जाएगा। ये क्या था हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। किनका था, एक्सपेरिमेंट बाय जॉर्ज जोहान मेंडल। जो मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, रूल ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहता था कि व्हेन पेरेंट plant are pure for contrasting trait, only one form of the trait will appear in the next generation, that is known as dominant trait and the hidden trait is recessive। यानी कि जब पेरेंट प्लांट का जो है प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होता है, किसी एक फॉर्म का ट्रेट जो होता है अपीयर होता है दूसरे जनरेशन में, वो होता है कैपिटल टी, तो बोलते हैं उसको डोमिनेंट ट्रेट, स्मॉल टी को बोलते हैं हम लोग रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, अगला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या किया था उन्होंने, यानी कि देखिए पहला बात समझिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, समझिएगा। इनका तीन लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उन्होंने क्या बताया कि जब
जब उनका जो था कैपिटल टी और स्मॉल टी जब यानी टॉल प्लांट और सब प्लांट को जब क्रॉस पोलिनेशन करवाए थे, सॉरी जब ब्रीड करवाए थे, तो क्या पाया 4:0, यानी कि सारा प्लांट क्या था, टॉल था। तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी डोमिनेट को कर दिया, कैपिटल टी डोमिनेट कर दिया। अच्छा, फिर आता है लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन। ठीक है, ये सब कहाँ मिलेगा आपको, मेरे स्टडी मटेरियल में मिलेगा, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे समझने के लिए आप ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो आपको तारे नज़र आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि मेरे जो नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, मैंने उसको खास तौर पर डिजाइन करा है ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और कम भी ना पढ़ना पड़े। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या बताया उन्होंने कि जब एक टॉल स्मॉल टी और कैपिटल टी जब रिएक्ट करता है, जब क्रॉस पोलिनेट करता है कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, तो क्या मिलता है हमें, मिलता है 3:1 रेशियो, यानी कि 3 प्लांट लंबा और 1 प्लांट छोटा मिलता है। इसमें क्या बताया उन्होंने कि इन F1 जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड द डोमिनेंट एंड डिसेसिव ट्रेट दो रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम बट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। कहने मतलब क्या है, साथ में तो रहते हैं लेकिन कभी मिक्स नहीं होते हैं। मिक्स नहीं होने के कारण क्या होता है कि ईच अदर एंड सेपरेट और सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। लेकिन जब वही साथ में रहते तो मिक्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही इन्होंने आपस में रिएक्ट करवाया, अपने पोलिनेट करवाया, ये अपना अलग अलग सेग्रीगेशन शो करते हैं। अब ये कैसे करते हैं थोड़ा एक बार अपने अपने तरीके से समझा दूँ, अपने नोट्स के तरीके से समझा दूँ। देखिए मैं स्टडी मटेरियल में क्या समझा गया है कि देखिए पहला बात क्या है, इसमें लिया गया कैपिटल टी जिसमें कि फर्स्ट प्लांट का फादर का जीन मदर का जीन था, सेकेंड प्लांट का फादर का जीन स्मॉल टी था और सेकेंड प्लांट का मदर का जीन स्मॉल टी था। जब जनरेशन 1 में कैपिटल टी जो कि था फादर का फर्स्ट वाले का, कैपिटल टी जो कि था मदर का फर्स्ट वाले का, स्मॉल टी जो कि था फादर का सेकेंड वाले का, कैपिटल थी सॉरी स्मॉल टी जो कि था मदर का सेकेंड वाले का, जब क्रॉस ब्रीड होता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी, तो क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका कैपिटल टी इसका स्मॉल टी, तो क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका कैपिटल टी इसका स्मॉल टी, तो क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसका कैपिटल टी इसका स्मॉल टी, तो क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी इस चारों में क्या देखा हमने कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। लेकिन आपको पता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से क्या हो गया कि ये जो कैपिटल टी है वो अपना डोमिनेंस दिखा करके चारों प्लांट को क्या कर दिया, ऑल 4 प्लांट में टॉल, सभी को क्या कर दिया, टॉल बना दिया। लेकिन वहीं अगर सेकेंड जनरेशन की बात करें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जनरेशन 2 में क्या हुआ कि कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि जनरेशन F1 जनरेशन का प्लांट को उठा लिए और हमारा जो पेरेंट जनरेशन था उसका प्लांट को उठा लिए। ठीक है, यानी कि हमें जो ये मिला ना, इसी दोनों में से इसका 2 प्लांट उठा करके अब क्या कर दिया हमने, क्रॉस पोलिनेशन करवा दिया। ऐसा क्या होता है, क्या देखा कि जो कैपिटल टी अलग हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ हो गया, स्मॉल टी कैपिटल टी यहाँ हो गया और कैपिटल स्मॉल टी यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इसमें क्या देखा हमने कि पहला प्लांट क्या हो गया, कैपिटल टी है तो टॉल हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो टॉल वाला अपना डोमिनेंस दिखाएगा और टॉल बना देगा। यहाँ पे भी टॉल बरका था इसलिए टॉल बना दिया। लेकिन जैसे यहाँ पे शॉर्ट आया इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया ना। अच्छा, तो पहला हमने क्या देखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा में क्या देखा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या था कि चूंकि कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में तो था लेकिन कभी भी इंटरमिक्स नहीं हुआ, अपने में मिल नहीं गया। लेकिन जैसे उसको मौका मिला सेल्फ पोलिनेट करने का, वो अपना जो है ट्रेट अलग कर लिया। देख रहे हैं, कैपिटल टी इसको अपना अलग कर लिया। कभी अगर मान लीजिए मिक्स हो गया रहता और मिक्स हो गया रहता तो क्या अपना अलग कर पाता है स्मॉल टी, नहीं कर पाता। तो हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस से क्या समझ में आता है कि डोमिनेंस कौन दिखाता है, जिसका जो कि कैपिटल टी यानी कि जो डोमिनेट करता है और अपने आप को उसको अपना यानी कि क्या होता है कि जैसे प्लांट को टॉल करने के लिए सिर्फ कैपिटल टी काफ़ी था और शॉर्ट करने के लिए दोनों के दोनों काफ़ी थे, दोनों के दोनों चाहिए होते थे। दूसरा में क्या देखा, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसमें क्या देखा कि जो हमारा जो जो ट्रेट्स हैं, जो ट्रेट का जो जीन सब है वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं लेकिन अपना असर दिखाते हैं कब, जब उनको टाइम मिलता है जब निकलने का, तो क्या होता है अपने आप में सेपरेट कर लेते हैं। तब ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन करना होता है वो अपना सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, उन्होंने देखा क्या कि 3:1 प्लांट जो थे, यानी 3 प्लांट टॉल थे, 1 प्लांट शॉर्ट थे। 3 प्लांट्स वे टॉल जो कि थे टी टी स्मॉल टी कैपिटल टी
टॉल, ठीक है, और 1 इज शॉर्ट जो कि स्मॉल टी थे। इन्होंने क्या किया था, 1064 पी के प्लांट को लिया था, इसमें कि 787 क्या थे, टॉल थे, और 277 क्या थे, शॉर्ट थे। इसका रेशियो निकलेगा तो आएगा आपका 2.8584, जो कि अप्रोक्स 3 के बराबर है, यानी कि 3:1 के रेशियो में आया था, ठीक है, जहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेट कर रहे थे, स्मॉल टी रिसेसिव था, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं उनका सेकेंड जो था उनका, यानी कि उनका जो सेकेंड क्या बोलते हैं, सॉरी, सेकेंड जो उनका डाई हाइब्रिड जो था उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक तो कवर कर लिया। अब पढ़ते हैं हम लोग इसमें आगे। देखिए, व्हाट हैपन व्हेन पी प्लांट शोइंग 2 डिफरेंट कैरेक्टर। अब क्या होगा जब पी प्लांट के 2 कैरेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल करेंगे। अभी क्या कर रहे थे हम लोग, सिर्फ उसका एक के इस्तेमाल करते थे जो कि था साइज, टॉलनेस या शॉर्टनेस। अगर हम लोग 2 का इस्तेमाल करें, जैसे कि पहला हो गया आपका कि उसका शेप, और दूसरा उसका हो गया कलर। अगर हम लोग शेप और कलर का इस्तेमाल करें तो क्या होगा, उसका कारण पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है कि सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। आप जानते हैं कि डीएनए जो होता है, डीएनए ही इंफॉर्मेशन सोर्स होता है प्रोटीन का। अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर द प्रोटीन। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डीएनए, उसको बोलते हैं हम लोग जीन प्रोटीन का। प्रोटीन में क्या होता है, वो जीन होता है। तो टॉलनेस क्या था, कैरेक्टरिस्टिक था। उसी तरह से अगर प्लांट हैव हार्मोन दैट कैन कैरी ट्रिगर ग्रोथ। आपको नहीं पढ़ना है चैप्टर जो कि था आपका चैप्टर 2 बायो का, जिसके आपको लाइफ प्रोसेस के अलावा नहीं पढ़ना था, जो कि चैप्टर का नाम क्या था, याद है किसी को? चैप्टर का नाम था आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ना है, उसमें एक लिखा हुआ है जहाँ पे कि प्लांट हार्मोन के बारे में लिखा हुआ है, जहाँ पे आपको पढ़ना था कि जिबरलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्जिन, ये 3 जो होते हैं हार्मोन्स, वो क्या करते हैं, प्लांट के ग्रोथ में मदद करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि प्लांट ग्रो होते चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा ग्रो होते होते, तो उसको रोकने के लिए भी एक आता है, एक क्रोमोजोम आता है, इसका नाम है एब्सक्रेसिक एसिड। क्या नाम है उसका? एब्सक्रेसिक एसिड, जो क्या करता है, टॉलनेस को कम करता है। ये नहीं कि उसको अब जाने दे रहा। एक पता चला कि 2 दिन का पेड़ है, 10 फीट लंबा हो चुका है, फिर उसको कैसे मिलेगा सपोर्ट उसको रखने, स्टीम मजबूत होने का? तो क्या करता है, ऑक्सीन, जिबरलिन और जो साइटोकाइनिन है, वो तीनों मदद करते हैं उसको हाइट बढ़ाने में। और एब्सक्रेसिक एसिड क्या करता है, उसको हाइट को कंट्रोल करने में, एक लेवल तक कंट्रोल करता है। ये नहीं कि अब बढ़ते जा रहे हैं पूरा, ठीक है। अब पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि बिकॉज एक चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें पढ़ना था इसके बारे में, ठीक है। तो प्लांट हाइट दैट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। जो प्लांट हार्मोन के बारे में बताया आपको, हार्मोन कौन कौन थे, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन और जिबरलिन। ये 3 क्या था, हाइट जो थी, हाइट को क्या करता है, हाइट के बारे में एक्सप्रेस करता है। और एक्सप्रेसिव क्या करता है, हाइट को रोकता है, ठीक है। The amount of plant hormone made will depend upon the efficiency of process for making it. अब amount of plant hormone made will depend the efficiency. अब मान लीजिए कि हार्मोन जितना रिलीज होगा उतना ही ना प्लांट ग्रो कर पाएगा। अगर मान लीजिए प्लांट को ग्रो करने के लिए 300 मान लीजिए कुछ यूनिट का हार्मोन का ज़रूरत है, और वो मात्र 15 यूनिट क्या कर रहा है, निकाल रहा है, तो क्या उससे प्लांट ग्रो करेगा? नहीं करेगा। डिपेंड किस पे करता है, कितना उससे क्या हो रहा है, हार्मोन रिलीज हो रहा है। कंसीडर नाउ एन इंजाइम दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस। अगर कोई इंजाइम प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, इफ दिस इंजाइम वर्क इफिशियंटली अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड। अगर ये इंजाइम जो है अच्छा से काम करेगा, तभी जाकर के ये हार्मोन जो है रिलीज करेगा। एंड द प्लांट विल बी टॉल, तभी जाके प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। तो इफ द जीन फॉर दैट एंजाइम हैज एन अल्टरेशन दैट मेक द एंजाइम लेस इफिशिएंट, द अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी लेस एंड द प्लांट विल शॉर्ट। तो टॉल और स्मॉल होने पे किस पे डिपेंड करता है, हार्मोन के रिलीज पे। अगर हार्मोन ज़्यादा रिलीज हुआ तभी प्लांट टॉल होगा, हार्मोन कम रिलीज हुआ तो प्लांट शॉर्ट का शॉर्ट रह जाएगा। तो ये जो प्लांट का हार्मोन रिलीज करने का जो सिनेरियो है, किस पे डिपेंड करता है, जीन पे, कि जीन जो जाके क्या करता है, gene for an enzyme has an alteration that make the enzyme less efficient, ठीक है। तो if the interpretation of Mendelian experiment we have been discussed are correct, then both parent must be contributing equal to the DNA of progeny during sexual reproduction। यानी इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए के कॉपिंग में दोनों पेरेंट और मैटरनल दोनों के जीन का इक्वल अमाउंट इस्तेमाल किया जाता है। If both parent can help determine the trait in each progeny, both parent must be contributing a copy of the same gene। अगर दोनों पेरेंट को डिटरमाइन करना है, एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करना है, तो पेरेंट और मदर
दोनों को जीन का जो है इक्वल पेयर का जो कॉपिंग होगा। दिस मीन्स दैट ईच पी प्लांट मस्ट हैव टू सेट ऑफ ऑल जीन। आप जानते हैं कि हर एक प्लांट के लिए दो सेट होना चाहिए, जो कि था कैपिटल टी स्मॉल टी, वन हेडेड फ्रॉम द ईच पेरेंट। यानी कि क्या होता था, जैसे कि आप अगर ठीक से देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये टॉल हुआ है, इस पहले वाले का कैपिटल टी और दूसरे वाले का स्मॉल टी गया है तभी जाके हुआ है। यानी कि दो भले ही असर दिखाया कैपिटल टी, लेकिन दोनों का कॉपिंग जरूरी था तभी जाके प्लांट बनता, नहीं तो प्लांट ही नहीं बनता। टॉल स्मॉल की बात क्या करें, सिर्फ और सिर्फ अगर ये रिएक्ट करता सिर्फ स्मॉल टी से कहीं प्लांट नहीं बनता। जब तक कि दोनों नहीं आते हैं शॉर्ट नहीं बनेगा, जब तक कोई एक टॉल नहीं आता है प्लांट टॉल नहीं बनेगा। मतलब कि हार्मोन का रिलीज होना कितना जरूरी है, समझ गए। उसी तरह से दोनों का कंट्रीब्यूशन होना जरूर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, वो जो ट्रेड आप दिखाना चाहते हैं टॉलनेस शॉर्टनेस का, वो नहीं दिखा पाएगा वो पेयर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इफ प्रोजेनी प्लांट इनहेरिटेड अ सिंगल होल जीन सेट फ्रॉम ईच पेरेंट, देन द एक्सपेरिमेंट कैन नॉट वर्क। दिस इज बिकॉज टू कैरेक्टरिस्टिक capital R and Y should then be linked to each other and cannot be independently inherited. This explains the fact that the gene set is present not. अच्छा, ये जो बात हमने अभी पढ़ा, इससे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कि मेंडल का जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था, जो कि था डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। अब उन्होंने क्या करा था, एक क्या लिया था, जब पहले जो मोनो हाइब्रिड था उसमें क्या किया उन्होंने, साइज के बारे में बात कर लिया था, जो कि क्या था, टॉलनेस शॉर्टनेस। अब उन्होंने क्या किया कि दो दो तरीके उठाए। एक क्या उठाए कि जो सीड उठाए, जो कि सीड क्या था, एक राउंड था और येलो था, और एक सीड उठाया जो कि रिंकल था और ग्रीन था। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। एक सीड उठाया जो कि राउंड था और येलो था, दूसरा सीड उठाया जो कि रिंकल्ड था और ग्रीन था। दोनों को क्या करवाया, क्रॉस ब्रीड करवाया। तो क्या देखा कि ऑल वेयर राउंड एंड येलो। क्या देखा कि सभी जो थे राउंड हो गए और येलो हो गए। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज राउंड क्या था, कैपिटल आर था, और येलो क्या था, कैपिटल वाई था। और कैपिटल स्मॉल वाई और कैपिटल स्मॉल आर को इन्होंने पहला जनरेशन में तो मौका ही नहीं दिया निकालने का, जिस तरह से स्मॉल होने का मौका नहीं दे रहा था। दूसरी बार जब उन्होंने डी करवाया तो क्या देखा कि 9 प्लांट जो थे क्या बने, राउंड भी बने और येलो भी बने। 3 प्लांट जो थे राउंड भी बने और ग्रीन भी बने। 3 प्लांट जो थे रिंकल्ड भी बने और येलो भी बने। और सिर्फ एक प्लांट था जो स्मॉल वाई स्मॉल आर, जो कि था आपका रिंकल और ग्रीन, वो कितने बने, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर बने। ठीक है, ये क्या था उनका डाई हाइब्रिड क्रॉस का उनका एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, चलिए अब क्या था देखिएगा यहाँ पे, ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोजोम। देखिए पहले बात क्या है, अ सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेज कॉल्ड क्रोमोजोम। जो कि जितना भी हमारा जो सेल होता है, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा एक बार क्या था। दिस इज एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट ईच जीन सेट इज प्रेजेंट नॉट ईच जीन सेट प्रेजेंट इन नॉट एज अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड डीएनए। अब मान लीजिए कि सिर्फ सिंगल लॉन्ग थ्रेड डीएनए रहता तो हो सकता था कि कॉपिंग करने में दोनों के दोनों पेयर साथ में नहीं आ पाते। इसलिए क्या होता है, और सेपरेट इंडिपेंडेंट पीस होता है, जिस पीस को बोलते हैं हम लोग क्रोमोजोम। ठीक है, जैसे कि देखिएगा, जैसे कि सेक्स ऑर्गन के लिए अलग क्रोमोजोम, हाथ का नाक के लिए अलग क्रोमोजोम, हाइट के लिए अलग क्रोमोजोम, सबका क्रोमोजोम क्या हुआ, अलग हो गया, ताकि पैटर्नल और मदर वाला और पेरेंट यानी कि फादर मदर दोनों का जो ट्रेट है आपस में कॉपी हो पाए। तब जाके क्या हुआ, न्यूबॉर्न बेबी का जो टॉलनेस शॉर्टनेस है, या न्यूबॉर्न बेबी का जो सेक्स क्रोमोजोम है, या न्यूबॉर्न बेबी का जो कुछ और भी ऑर्गन्स हैं, वो जाकर डेवलप होंगे। इसलिए क्या होता है, इसमें क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, दस ईच सेल विल हैव 2 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोजोम। हर एक सेल के लिए क्या होता है, 2 कॉपी होता है हर एक क्रोमोजोम का, 1 ईच फ्रॉम मेल एंड फीमेल पेरेंट। ठीक है, every germ cell will take 1 chromosome from each pair and these may be either maternal or paternal origin। क्या होता है, हर एक जो जर्म सेल होता है एक क्रोमोजोम उठाता है, या तो मदर का हो सकता है या पेरेंट का पैटर्नल हो सकता है। ठीक है, when 2 germ cell combine, जब 2 germ cell combine होते हैं, they will be restore the normal number of chromosome in the progeny। कहने मतलब क्या है कि अगर हमारा शरीर में जो है 44 क्रोमोजोम की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, 22 लेंगे फादर से, 22 मदर से, और दोनों पेयर मिल करके हम एक 44 नंबर का पेयर, 44 पेयर हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट कर देंगे डीएनए का। ठीक है, चलिए वो समझ गए। सच अ mechanism of inheritance explain the result of Mendel experiment and is used by all sexual reproduction organism, but asexual reproduction organism as follow similar rule of inheritance। जो asexual reproduction करते हैं, जिनमें asexual reproduction होता है, वो क्या होता है, सिंपल रूल अप्लाई करते हैं, और इसमें कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो इस डीएनए रूल को फॉलो
करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हर एक बच्चे का डीएनए जो होता है अपने फादर के साथ सेम रहता है। ये नहीं कि जो आपका आपका जो डीएनए होगा वो आपके फादर से मैच करेगा, किसी और से नहीं करेगा। बिकॉज उसमें क्या है, आपके फादर का जो है सेल इस्तेमाल किया गया है, फादर का क्रोमोसोम इस्तेमाल किया हुआ है। इसलिए डीएनए ऑलवेज आप क्या होगा, फादर और चाइल्ड का मैच होगा हमेशा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिएगा क्या है इसमें कि टू सेक्सेस पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट बी समव्हाट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फॉर नंबर ऑफ रीजन। आप जानते हैं कि सेक्स में जो दो रिप्रोडक्शन में जो दो सेक्स मेल और फीमेल जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वेट अ मिनट, क्या टू सेक्सेस पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट बी समव्हाट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या होगा, क्या होगा, दोनों डिफरेंट होंगे, एक मेल होगा एक दूसरा फीमेल होगा, तभी जाकर क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग ले सकते हैं। तो उसमें क्या है, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन, कि आखिर जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मेल है होगा या फीमेल होगा, ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है। देखिएगा क्या है, डिफरेंट स्पेसीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर दिस। बहुत सारे डिफरेंट स्पेसी हैं, वो अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। सम रियली इंटायरली ऑन डिफरेंट इन्वायरमेंटल क्यूज, जो कि हैं बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो कि इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं इस मेल और फीमेल होने के। जैसे कि देखिएगा, जैसे कि क्या है कि सम एनिमल दैट टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग आर केप्ट डिटरमाइन वेदर द एनिमल डेवलप इन एग विल बी मेल और फीमेल। कुछ के अंडे जो हैं टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड होने के बाद कि वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। जैसे कि देखिएगा क्या था, इन अदर एनिमल सच एज स्नेल, जो स्नेल होते हैं ना घोंघा, स्नेल इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स। क्या होता है उसमें जो होता है सेक्स को चेंज किया जा सकता है, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। उसमें क्या था, ये सेक्स जो है जेनेटिकली जो है डिटरमाइन नहीं किया जाता, इसलिए क्या करता है वो लोग अपना सेक्स जो है चेंज कर सकता है। ठीक है, और आपने ऐसे सुना होगा, नाइन्थ में पढ़ा भी होगा, एक जगह एक नोट बना के लिखा हुआ है कि जो कि बाईसेक्सुअल होते हैं, यानी जिसमें कि जो कि अपने अंदर मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं और साथ में ही अपना क्या होता है सेल डिवाइड करके अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है देखिएगा, बट सो फार हाउएवर इन ह्यूमन बीइंग द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। लेकिन हमारे अंदर क्या है, ह्यूमन बीइंग में क्या है कि जो बच्चा जो होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ जेनेटिकली डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड द जीन इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट डिसाइड वेदर वी आर बॉयज और गर्ल। हम जो जीन अपने पापा मम्मी से लेते हैं वो डिपेंड करता है कि हम मेल होंगे या फीमेल होंगे। ठीक है, बट सो फार वी हैव अज्यूम डैट सिमिलर जीन सेट ऑफ इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट। आप जानते हैं कि सिमिलर जीन होता है, इनहेरिट क्या आता है फादर और मदर दोनों से। इफ दैट केस हाउ कैन जेनेटिक इनहेरिटेंस डिटरमाइन सेक्स। अगर सिमिलर कॉपी जो है अगर लिया जाता है फादर और मदर दोनों से, तो आखिर ये सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है। और सिमिलर लिया जाता तो हाफ वे होता सेक्स जो होता मदर का होता और हाफ जो होता फादर का होता, तो हम लोग का जो बेबी जो होगा उसका डिटरमाइन कैसे होता है। तो फिर इसलिए क्या है, द एक्सप्लेनेशन इज लाई इन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन क्रोमोजोम आर नॉट पेयर्ड। ह्यूमन बींग के जो सारे क्रोमोजोम हैं वो पेयर नहीं है। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोजोम हैव अ मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी एंड वी हैव 22 सच पेयर। हमारे अंदर क्या है 22 सच पेयर है, जिसमें कि वन पेयर जो इसको बोलते हैं हम लोग सेक्स क्रोमोजोम इज ऑड इन नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर। जो क्या होता है, ऑड होता है, परफेक्ट पेयर नहीं होता। ये नहीं कि इसे और जितना भी हमारे अंदर जो क्रोमोजोम का पेयर है वो सभी इक्वल तरह का पेयर है, लेकिन सिर्फ एक सेक्स क्रोमोजोम का ऐसा पेयर है जो कि क्या है, डिफरेंट है, ऑड है। ठीक है, वर्ड क्या है कि ओमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम बोथ एक्स। ठीक है, ओमेन के अंदर जैसे कि देखिए टॉल के लिखा था टी टी था, उसी तरह ओमेन के लिखा होता है एक्स एक्स। ओमेन के अंदर जो होता है एक्स एक्स टाइप का क्या होता है पेयर हमेशा रहता है, और मेल के अंदर क्या रहता है एक्स वाई पेयर रहता है। ठीक है, तो जब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन अगर मदर का एक्स और फादर का एक्स आपस में अगर जाइगोट फॉर्म किया तो होगी बेबी, जो होगी बेबी वो होगा नहीं, बिकॉज ये क्या होगा, गर्ल होगा। अगर मदर का एक्स और फादर का वाई मदर का एक्स और फादर का वाई अगर और गैमेट फॉर्मेशन में अगर जाइगोट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो जो जो मेल होगा क्या होगा, जो बेबी होगा वो होगी नहीं, क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, बात समझने की कोशिश करिएगा फिर से। इसमें बात क्या है देखिएगा यहाँ पे कि फीमेल के पास ऑलवेज क्या होता है, एक्स एक्स गैमेट होता है, हमेशा क्या होता है एक्स एक्स गैमेट होता है। वहीं मेल के पास क्या होता है, एक्स वाई होता है। ठीक है,
तो डिपेंड क्या कहता है, देखिए ऑड पेयर हो गया, और जब भी पेयरिंग होगा तो अगर एक्स के साथ एक्स का पेयरिंग हुआ तो गर्ल हो जाएगी, सॉरी हाँ गर्ल हो जाएगी, और अगर एक्स के साथ वाई का पेयरिंग हुआ तो बॉय हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड किस में करता है, समझ गए। पहले क्वेश्चन क्या था कि अगर क्रोमोजोम अगर पेयरिंग से होता है तो फिर कैसे डिसाइड होगा कि मेल होगा कि फीमेल। तो इसका इसका जवाब में क्या था कि हमारे पास 22 सच पेयर हैं, जिसमें कि एक पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोजोम का होता है वो अलग होता है, जिसमें कि ऑड नंबर ऑफ पेयर होते हैं। अगर मदर का एक्स एक्स जो पेयर होता है वो फादर के एक्स वाई पेयर के साथ अगर मैचअप करता है, तो अगर मदर का एक्स फादर का एक्स के साथ पेयर बनाया तो गर्ल होगी, अगर मदर का एक्स फादर के वाई के साथ पेयर बनाया तो बॉय होगा, बेबी जो होगा वो क्या होगा, मेल होगा। इसका मतलब क्या है कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी बॉय एंड हाफ विल बी गर्ल, यानी कि आपसे कोई पूछा जाए कि क्या चांस है कि लड़का होगा, तो देर इज़ अ 50-50 चांस, बिकॉज इसमें क्या है कि एक्स गैमिट और वाई गैमिट दोनों साथ में क्या होता है, पेयर अप होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ दिक्कत इसमें होती है, बिकॉज वाई का जो होता है शायद छोटा होता है, टेल वगैरह छोटा होता है, जिस कारण लड़का होने का चांस बहुत कम रहता है, वहीं लड़की होने का चांस ज़्यादा रहता है, बिकॉज एक्स पेयर जो होता है वो थोड़ा टॉल होता है, मे बी आई थिंक सो इतना होता है, लेकिन आपको इसमें पीएचडी नहीं करना है, इसलिए मैं थोड़ा जो आपके पढ़ना है लाइक है उतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जहाँ तक ऐसा होता है कि एक्स वाई क्रोमोजोम जो होता है मेल का वो थोड़ा साइज में छोटा या फिर टेल छोटा रहता है मेरे अंदाज से, जो कि जिसके कारण से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गर्ल चाइल्ड इज मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉय चाइल्ड। लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल एंड अ फीमेल चाइल्ड, देन देयर इज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग अ फीमेल एंड अ मेल। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाई व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सही में ऐसा, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, क्या आप बता सकते हैं कि जो अगर बच्चा जो है लड़की है इसका जिम्मेदार कौन है, वेदर इट इज़ मदर और फादर। तो इसका बायोलॉजिकल आंसर क्या होगा कि देयर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फादर, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेबी। कहने मतलब क्या है, द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन की चिल्ड्रन जो है मेल है या फीमेल है ओनली डिपेंड अपॉन व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। अगर उन्होंने एक्स क्रोमोजोम इनहेरिट किया है तो वो मेल हो, सॉरी फीमेल होगी, अगर उन्होंने वाई क्रोमोजोम को इनहेरिट किया है तो वो मेल होंगे। ठीक है, समझ गए। यानी कि चाइल्ड हु इनहेरिट an X chromosome from her father will be a girl and who inherit Y chromosome from him will be a boy। यानी कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या, जैसे कि एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा सकता है कि होता है ना गांव वगैरह में लांछन लगाया जाता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ गर्ल बेबी को ही बॉर्न करवा रही हो, तुम्हें कोई जरूर कोई डिफेक्ट है। तो ऐसा उनको समझाने के लिए आप बायोलॉजिकल स्टूडेंट तो क्या समझाइएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबसे और लड़की होने का जिम्मेदार कौन है या लड़का होने का जिम्मेदार कौन है, सिर्फ और सिर्फ फादर जिम्मेदार है। अगर सिर्फ और सिर्फ लड़की होती जा रही है इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी मदर में कोई दिक्कत है, इट इज़ ओनली डिपेंड कि क्रोमोजोम कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके फादर के पास जो एक्स क्रोमोजोम है उसका ज़्यादा नंबर ऑफ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके कारण से क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लड़की उस घर में हो रही है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है। तो यहीं पे होता है आपका चैप्टर समाप्त, जिसके बाद आपको पढ़ना है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आपको एग्जाम में पढ़ना ही नहीं है तो इसमें फालतू टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा टोटल चैप्टर। ठीक है, तो अगर सोच लिए कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट इतना हार्ड था समझने में और उसको डिजाइन नहीं किया था अच्छा तरीके से, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, तो वो समझ में कैसे आएगा। फिर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोलॉगस सीरीज, ये सब क्या होता है, ये सब पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को बोरो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यू हैव टू पे जस्ट ए स्मॉल, बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जानते हैं कि सब चीज़ को फ्री नहीं किया जा सकता है, इट्स अ टाइम ऑफ मनी, बिकॉज अभी समय पैसों का है। सो व्हाट कैन आई डू फॉर इज कि आपको खर्च कम करना पड़े और बेनिफिट ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो वाई फ्रॉम माई साइड कि मेरे स्टडी मटेरियल से क्या फ़ायदा होगा, बिकॉज इट इज़ सेल्फ मेड, सेल्फ डिजाइन किया हुआ है और आपका 30% सिलेबस को रिड्यूस करने के बाद बनाया गया स्टडी मटेरियल है, जो कि सिर्फ इफिशियंट है आपके बोर्ड और पर्पज़ के लिए। उसके अलावा कुछ कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिए हुए हैं ताकि आप कम्पिटिटिव भी बन सकें इसी बीच। ठीक है, हमें स्टडी मटेरियल की जरूरत क्यों होती है, बिकॉज बुक में बहुत सारे कुछ लिखे होते हैं, सब कुछ पूछता नहीं बोर्ड, और हमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है।
अगला क्वेश्चन कि आपको देने कितने हैं, पे कितने करने हैं। तो मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये पे करने हैं। लेकिन ये जो ऑफर है सिर्फ और सिर्फ आज तक के लिए है, बिकॉज आज 15 नवंबर है। 15 नवंबर तक ही ये ऑफर था कि यू हैव टू पे 500 रुपी फॉर माई फुल सपोर्ट, बट फ्रॉम टुमारो इट इज़ गोइंग टू बी 1000 रुपी फॉर द सेम। ठीक है, बिकॉज आज जो क्लास है 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो शुभम शिक्षा के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर दिया जा चुका है कि कल से क्या पढ़ाई होगी और कौन चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा इस 500 रुपये जो आज देंगे और जो कल से 1000 रुपये देंगे उनको क्या मिलेगा, समरी मिलेगा, शॉर्ट नोट मिलेगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, रिवीजन 2 टाइम्स, डाउट सॉल्विंग 2x7, एज वेल एज आपकी क्षमता के अनुसार कि आप अभी तक कितना चैप्टर कंप्लीट कर रखा है उसके हिसाब से आपका शेड्यूल बना करके दिया जाएगा और उसमें मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, उसके अलावा 15 समय पर हर एक सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन के साथ दिया जाएगा आपको, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो सके। ठीक है, चलिए पे कैसे करना है। पे करने के लिए आप लिख सकते हैं पेटीएम नंबर जो कि है 7903218465 एंड इफ यू यूज फोन पे एंड गूगल पे देन यू हैव टू टाइप 7488654738। अगर ये जो चैप्टर है वो समझने में कोई और दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑल्सो। इसका जो है सिम्प्लीफाइड वर्जन भी बनाया जा सकता है, कोई जरूरत नहीं है कि इतना ही अच्छा तरीके से और इससे भी अच्छा तरीके से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको अच्छा तरीके से पढ़ा पाया हूँ। और अगर ऐसा कुछ दिक्कत है कि नहीं समझ में आया देन आई विल मेक अनदर वीडियो ऑल्सो, और इसको मैंने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे आपके मैथमेटिक्स चैप्टर सर्कल के बारे में, या फिर कोई और चैप्टर जो भी होगा शेड्यूल में उसको देख लिया जाएगा। तो फिलहाल जो है आपका साइंस का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, मेटल एंड नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल, कार्बन कंपाउंड, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, आवर इन्वायरमेंट एज वेल एज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन खत्म हो चुका है। हम लोग मैथ में खत्म कर चुके हैं रियल नंबर, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एज वेल एज। ऐसे ख़त्म करने का बात बोले तो हम लोग जो पूरे के पूरे वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा रखा है, मैंने हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ा रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा रखा है, लीनियर इक्वेशन भी पढ़ा रखा है। लेकिन अगर जिनको वन शॉट पसंद आ रहा है तो इनको वन शॉट, ताकि इसमें क्या है, बिकॉज इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, और इसके अलावा और कोई सपोर्ट चाहिए देन यू कैन और डेफिनेटली बाय आवर स्टडी मटेरियल। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं हम लोग वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।